रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सारे नु भाई, की हाल चाल? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया है सारी? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, आपकी दुआएं हैं, आपका बहुत सारा प्यार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा यार, पता है मैं चैप्टर कौन सा रिवाइज स्टार्ट करना है? फटाफट से बताओ आज चैट बॉक्स में। आज हमें किस चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करनी है? आज हमें चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करनी है पीजीबीपी की जी। एक ऐसा चैप्टर जो कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, एक ऐसा चैप्टर जो काफ़ी सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, एक ऐसा चैप्टर बच्चे कहते हैं सर अगर ये चैप्टर छोड़ जाएं तो एग्जाम में कितनी दिक्कत आएगी, उसको आज हमें रिवाइज करना है जी। और सर ऐसे रिवीजन करा दूंगा, अगर मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उनको पता है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हमारे 15 से 16 लेक्चर लगते हैं, अप्रोक्सीमेट 35 घंटे लगते हैं। उस 35 घंटे को मुझे 4 घंटे में रिवाइज कराना है, बट 4 घंटे में, 4 से 5 घंटे में ऐसी रिवीजन करा दूंगा ना, ऐसी रिवीजन करा दूंगा, अगर एक बार आपने पहले थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़ा होगा बहुत बढ़िया आपको रिवाइज हो जाएगा। और सर पीजीबीपी से मैं पूरा डर खत्म कर दूंगा जी। जब ये चैप्टर की मेरी रिवीजन क्लास खत्म होगी ना तो मैं स्पेशली आपसे पूछूंगा कि अब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि ये चैप्टर मुश्किल था या आसान था। ठीक है, तो जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, अगर कोई आपके दोस्त नहीं आए फटाफट सबको मैसेज कर दो जी, क्योंकि चैप्टर पीजीबीपी का सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी ये चैप्टर छोड़ के जाए। मतलब अगर पहले नहीं भी पढ़ा ना सर, अगर पहले नहीं भी पढ़ा, कम से कम रिवीजन क्लास देख लो प्लीज, प्लीज रिवीजन क्लास देख लो। रिवीजन क्लास से ही बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, कम से कम एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ना, ब्लैंक नहीं बैठोगे। और सर 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। अब जब 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे, अगर आप सोचेंगे कि मैं चैप्टर करके नहीं जाऊंगा तो आपका एग्जाम इनकम टैक्स होगा ना, आपके एग्जाम में 50 नंबर का नहीं, फिर वो 40 नंबर का है। और अगर ओल्ड सिलेबस के हो तो 70 मार्क्स का नहीं है, 60 नंबर का है। और मैं कह रहा हूं 10 नंबर, हमें 10 के 10 नंबर पूरे लेने हैं अगर किसी बच्चे ने रिवीजन क्लास सही ढंग से देख लिया। तो फटाफट सारे बच्चों को बुला के लेके आओ जी। 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड में हर बच्चे को बुला के लेके आओ कि भैया पीजीपी की रिवीजन क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आराम से आके बैठ जाओ, अगले आने वाले 4 लेक्चर हमें पीजीपी रिवाइज करना है, बहुत बढ़िया से रिवाइज करेंगे जी। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर आपने शेव करा ली क्या? ओ माय गॉड, आपको लग रहा है मैंने शेव करा ली? कैसा लग रहा हूँ? स्मार्ट लग रहा हूँ ना? बच्चा कह रहा है हाय राम नजर ना लग जाए। इधर देखो ध्यान से, नालायको कैसी कैसी बातें करते हो, मेरे को कॉन्शियस कर देते हो तुम, मेरे को शर्म आ जाती है तुमसे। इधर देखो ध्यान से। अब लो जी, आज हमें रिवीजन स्टार्ट करनी है पीजीबीपी की। एक बार पीजीपी की रिवीजन स्टार्ट करने से पहले ना एक बार सेक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन कवर होंगे जो हमें 1 बाय 1 रिवाइज करने हैं। और जैसे जैसे रिवीजन करते जाएंगे वैसे वैसे उस सेक्शन को टिक मार्क करेंगे कि हाँ भाई ये सेक्शन हमारा रिवाइज हो गया जी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज हमें ज़्यादा सेक्शन रिवाइज नहीं करने, आज हमें बस एक ही सेक्शन हमारा रिवाइज हो रहा है, सेक्शन नंबर 28। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज अगर हम सेक्शन 28 ही रिवाइज कर लेंगे ना, ये लगा लो 30 से 40% पीजीपी आज हम खत्म कर लेंगे। क्यों? बच्चा सेक्शन 28 सही ढंग से पढ़ता ही नहीं है। तो आज हमें पहले बेस क्लियर करना है कि पीजीपी चैप्टर को पढ़ा कैसे जाता है, पीजीपी चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तरीका ही नहीं पता है, इस चक्कर में चैप्टर समझ में नहीं आता जी। ठीक है, इधर देखना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब प्लीज यहाँ पे बातचीत नहीं करनी, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, चैप्टर का नाम क्या है जी आपके सामने? एक बार चैप्टर का नाम बोलना, क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब अगर कोई प्रॉफिट आपका बिजनेस से आएगा या अगर कोई प्रॉफिट आपका प्रोफेशन से होगा, उस केस में टैक्सेबिलिटी कैसे करेंगे, वो सारी की सारी बातें आपकी इस चैप्टर के अंदर आती हैं। और सेक्शन नंबर 28 से लेके सेक्शन नंबर 44 डीबी तक आपके जो भी प्रोविजन होंगे ना, वो सारे के सारे पीजीपी के होंगे। मतलब पहली बात तो ये समझो कि 28 से लेकर 44 डीबी तक आपके जो भी सेक्शंस होंगे वो सारे इस चैप्टर के होंगे। इस चैप्टर में हमें सारे सेक्शन कंप्लीट करने हैं। अभी तक हम सैलरी रिवाइज कर चुके हैं, हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज कर चुके हैं, कैपिटल गेन की रिवीजन कर चुके हैं, अदर सोर्स कर चुके हैं। जो हमारा इनकम टैक्स का लास्ट हेड है पीजीबीपी, आज उसकी हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट इसकी रिवीजन से पहले एक बार मुझे बताओ जी, सैलरी का चैप्टर जो हमने रिवाइज किया था कहां से कहां तक था? 15 से लेकर 17। हाउस प्रॉपर्टी कहां से कहां तक था? 22 से लेकर 27। कैपिटल गेन 45 से लेके 55 कैपिटल है, अदर सोर्स 56 से लेके 59, और पीजीपी जो होगा 28 से लेकर 44 डीबी तक आपके जो प्रोविजन होंगे वो सारे आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है जी, इधर देखो ध्यान से। अब हमें कौन कौन से सेक्शन रिवाइज करने हैं एक बार उसको देख लो जी। घबराना मत, कहीं दिल घबराने लग जाए, हाय 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 ये क्या हो रहा है। इधर देखो ध्यान से, ऊपर करूं, ये सारे सेक्शन हमें रिवाइज करने हैं, ये सारे सेक्शन हमें रिवाइज करने हैं। बच्चा अगर माय गॉड
सर एक बार दोबारा दिखाना, एक बार दोबारा दिखाना सर, एक मिनट को मैं सर दिल पे हाथ रख लूँ, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। कुछ नहीं होगा आपके दिलों को मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे मैरून, आपके दिल को मैं कुछ होने नहीं दूंगा। ये सारे सेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कराऊंगा और आप वाकई ही कहोगे सर रिवीजन क्लास के बाद ही ना हमें चैप्टर समझ में आ गया। अगर आपने बस एक बार पहले पढ़ा है, रिवीजन क्लास में नजारे आ जाएंगे जी। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन हमें 1 बाय 1 कंप्लीट करने हैं, बट आज हम इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन कंप्लीट कर पाएंगे। सेक्शन नंबर 28 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। बट उस 28 की रिवीजन स्टार्ट करने से पहले ना एक बार पहले चैप्टर का फ्लो समझो, इस चैप्टर को हम पढ़ते कैसे हैं। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं ना, अब प्लीज यहां पे ध्यान देना जी। अब पीजीपी का चैप्टर जो है 28 से लेकर 44 डीबी तक हमारे जो प्रोविजन होंगे वो सारे के सारे पीजीपी के होंगे। इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या है, चैप्टर पढ़ा कैसे जाता है पहले वो समझो, उसके बाद फिर 1 बाय 1 सेक्शन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को ना मैंने कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। इस चैप्टर को मैंने कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। समरी बुक आपके पास है, चिढ़ाने की जरूरत नहीं है, समरी बुक मैंने आपको दे रखी है, और उस समरी बुक के जहां ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके पहले पेज पर ही वो पार्ट्स मैंने डिवाइड किए हुए हैं। अब अगर मैं आपको वही समरी बुक दिखाऊं, ये बुक आपके पास होगी नहीं, ये बुक आपके पास होगी। अब चेक करो, चैप्टर नंबर 7 निकाल लेना उसका, चैप्टर नंबर 7 28 से लेकर 44 डीबी, उसकी पहली हेडिंग क्या लिखी है, फ्लो ऑफ पीजीबीपी चैप्टर, हाउ टू रीड पीजीबीपी चैप्टर। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी हम इस चैप्टर को रीड करेंगे या एग्जाम में जब भी रीड करेंगे, ये चैप्टर पढ़ने का तरीका क्या होगा, इस तरह से आप चैप्टर पढ़ोगे। सबसे पहला सेक्शन हमारा होगा सेक्शन नंबर 28 इज द चार्जिंग सेक्शन। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा कहता सर जो सेक्शन नंबर 28 हमारा चार्जिंग सेक्शन है उसमें क्या लिखा होगा। सबसे पहली बात उसमें ये लिखी होगी कि कौन कौन सी इनकम आपकी इस चैप्टर में टैक्सेबल होगी, वो सारी की सारी बातें आपकी 28 में लिखी होगी। मतलब सबसे पहले हमें ये पता हो इस चैप्टर में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। अब हर्षित कहता सर कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो भाई, इस चैप्टर में बिजनेस की इनकम टैक्सेबल होगी, प्रोफेशन की इनकम टैक्सेबल होगी, यही दो इनकम तो टैक्सेबल होगी, और कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। अगर मैं सेक्शन 28 की बात करता हूं ना सर, आप चेक करो सेक्शन 28 में 1 से लेके 12 या 13 पॉइंट हैं, वो सारी की सारी इनकम आपकी इस चैप्टर में टैक्सेबल होती है। जब हम सेक्शन नंबर 28 करेंगे वहां पे दिखाऊंगा सर इस चैप्टर में बिजनेस की इनकम तो टैक्सेबल होती है, प्रोफेशन की इनकम तो टैक्सेबल होती है, उसको छोड़ के और भी कई सारी इनकम होती हैं जो इस चैप्टर में टैक्सेबल होती हैं। तो पहली बात तो आपके दिमाग से ये बात पहले निकलनी चाहिए कि ये चैप्टर में बिजनेस की इनकम टैक्सेबल होगी, प्रोफेशन की होगी, और कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बात अलग है कि चैप्टर का नाम क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो देखने से क्या लग रहा है कि बिजनेस की इनकम टैक्सेबल है, प्रोफेशन की है, और कोई इनकम टैक्सेबल ही नहीं है। बट कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है वो सारी की सारी बातें 28 में लिखी हुई है। तो पहली बात तो ये समझो, सबसे पहला सेक्शन जो हम रिवाइज करेंगे सेक्शन नंबर 28, मेरी पूरी क्लास बोलेगी उस सेक्शन में क्या लिखा होगा। उस सेक्शन में ये लिखा होगा कि ऐसी कौन कौन सी इनकम होगी जो इस चैप्टर में टैक्सेबल होंगी, उसकी कंप्लीट लिस्ट जो होगी वो सारी की सारी बातें 28 में होंगी। उसके बाद फिर जो अगला सेक्शन हम रिवाइज करेंगे ना, दैट इज सेक्शन नंबर 29, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी की इनकम। ये सेक्शन 29 आपको बताएगा हाउ टू कंप्यूट पीजीपी की इनकम। अब बच्चा ये बात कहता है सर 29 का काम क्या है। 29 का काम ये है कि जब 28 ने मुझे बताया कि इस चैप्टर में ये वाली इनकम टैक्सेबल होंगी, जब 28 ने मुझे बताया कि इस चैप्टर में ये वाली इनकम टैक्सेबल होंगी, तो उस इनकम की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, वो सारी बातें आपकी 29 बताएगा जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जितने बच्चे यूट्यूब फैमिली के बैठे हैं वो भी यहां पर बैठे होंगे, कहीं और से आपने क्लास ली होंगी वो भी यहां पर बैठे होंगे, मेरे रेगुलर बैच के बच्चे भी यहां पर बैठे होंगे। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है रेगुलर बैच वाले बच्चों से, सर एक बात मैंने सोच के बताना, अब जब आपने मुझसे कोचिंग ली, आपने मुझे फीस पे की होगी, जब आपने मुझे फीस पे की होगी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो आपने मुझे फीस पे की 10,000 रुपए की। अब अगर 10,000 रुपए की आपने मुझे फीस पे की है और गवर्नमेंट कह रही है 10,000 रुपए की फीस जो होगी ना वो टैक्सेबल होगी पीजीपी के अंदर। अब अगर ये 10,000 रुपए की फीस बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी, तो क्या वो सारी फीस टैक्सेबल होगी या इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना सर। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो मैंने आपसे 10,000 रुपए की फीस ली है, क्या वो सारी की सारी इनकम है या उसमें कुछ खर्चे भी हैं? खर्चे भी हैं। तो कौन कौन से खर्चे माइनस होंगे, कौन कौन से खर्चे माइनस नहीं होंगे, माइनस करने के बाद नेट इनकम क्या आएगी, किस तरह से इनकम कैलकुलेट करेंगे, वो सारी बातें 29 की है। मतलब पहली बात ये समझो, सेक्शन नंबर 29 ये बात कहता है कि अगर इंडिया में कोई बिजनेसमैन है,
या प्रोफेशनल है, उन सबकी इनकम निकालने का तरीका क्या होगा, किस तरह से इनकम कैलकुलेट होगी, वो सारी बातें 29 आपको बताएगा। अब मुझे प्रिया कहती, एक बच्चे का नाम है प्रिया, प्रिया कहती सर मेरे पापा ना सीएस हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनकी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं कहा प्रिया 29 बताएगा। एक बच्चा कहता है सर मेरे पापा सीए हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनकी इनकम कैसे निकालेंगे। मैं कहा 29 बताएगा। कई बच्चे कहते हैं सर मेरे पापा की दुकान है, मेरे पापा दुकानदार हैं और डेली कस्टमर आते हैं, उनके पास पैसा आता है, उनकी इनकम कैसे निकालेंगे। 29 बताएगा। मतलब सिंपल सी बात है सर, अपने घर में बैठे हुए हर पर्सन को एक बार देखो, आपने घर में बैठे हुए हर पर्सन को देखो, अगर वो बिजनेस कैरी करते हैं, अगर वो प्रोफेशन कैरी करते हैं, उनकी इनकम किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, वो सारी बातें हम 29 में रिवाइज करेंगे। तो पहली बात तो ये समझ लो सर, 29 क्या कहता है, इनकम को निकालने का तरीका क्या होगा। भाई 28 ने मुझे क्या कहा, 28 ने यही तो कहा कि भैया ये वाली इनकम की लिस्ट है, ये इनकम जो होगी वो टैक्सेबल होगी पीजीपी चैप्टर के अंदर। अब वो इनकम कैलकुलेट किस तरह से होगी वो 29 आपको बताएगा। और अगर किसी बच्चे ने समरी नोट्स थोड़े से शफल करके देखे हो तो एक बार चेक करो, आपको मैं दिखाऊं, ये आपका देखो सेक्शन नंबर 28 स्टार्ट हो रहा है, ये आपका सेक्शन नंबर 28 स्टार्ट हो रहा है। आप चेक करना 1 से लेके, आपको मैं दिखाता हूं, 1 से लेके टोटल 11 तक पॉइंट हैं, ये सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होते हैं पीजीपी के अंदर। अब जो बच्चे, जो मेरे फैमिली के बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, जो मुझे कह रहे थे कि सर इस चैप्टर में बिजनेस की इनकम आती है, प्रोफेशन की इनकम आती है, वो तो बस 2 ही इनकम हुई ना, फिर बाकी इनकम कौन सी है। भाई ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो बिजनेस प्रोफेशन को छोड़ के इस चैप्टर में टैक्सेबल होंगी, वो सारी बातें 28 ही आपको बताएगा। और ये 1 से लेके 11 तक जो इनकम है, अब जो भी इनकम टैक्सेबल होंगी उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको इनकम को निकालने का तरीका क्या होगा, कौन से खर्चे माइनस होंगे, कौन से खर्चे माइनस नहीं होंगे, कैलकुलेशन का फॉर्मेट क्या होगा, वो सारी बातें 29 में है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं जी। तो अभी तक मैंने क्या बोला, सबसे पहले दोबारा बोलो जी, सबसे पहले सेक्शन कौन सा पढ़ना है, 28, फिर कौन सा पढ़ेंगे 29। इन दोनों सेक्शन को पढ़ने के बाद ना फिर अगला सेक्शन जो आएगा दैट इज 30 से लेके 38, मतलब 30 से लेके 38, ये सारे सेक्शन का जो ग्रुप है, ये सारे सेक्शन का जो ग्रुप है, ये एक ही बात करेगा, एक्सपेंडिचर अलाउड। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर ये एक्सपेंडिचर अलाउड का मतलब क्या है। एक्सपेंडिचर अलाउड का मतलब ये है कि जो भी आपको इनकम 28 में टैक्सेबल की बात की गई है, उस इनकम को निकालने का तरीका 29 ने बताया है। और जो तरीका 29 ने बताया होगा ना, 29 ने कहा होगा कुछ खर्चे माइनस होंगे, तो कौन कौन से खर्चे माइनस होंगे इनकम को कैलकुलेट करते हुए, वो सारे 30 से लेके 38 में लिखे होंगे। एक्सपेंडिचर अलाउड का मतलब क्या है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर P&L में डेबिट किए जाएंगे, वो सारी बातें 30 से लेके 38 में होंगी। क्या मेरी फैमिली अगर इंटेलिजेंट है, अगर सोच के बोलना, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, क्या आप मुझे आंसर दे सकते हो। सर एक बात मैंने सोच के बताना, मैं आज अपने स्टूडियो के अंदर बैठा हूं, अगर आप इंटेलिजेंट हो, मैं अपने स्टूडियो के अंदर बैठा हूं, अगर मैं अपने स्टूडियो के अंदर बैठा हूं, मेरे स्टूडियो में यहां पे एसी लगा हुआ है जी, मेरे स्टूडियो में ये सामने कैमरा है, मेरे सामने ये पैनल है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये सामने पैनल है, ये कैमरा है और ये एसी है। क्या ये खर्चा जो मैंने किया है, क्या ये खर्चा मेरे बिजनेस के लिए है या पर्सनल काम के लिए? बिजनेस के लिए। बट मेरे घर में भी एक एसी लगा हुआ है, मेरे घर के अंदर भी एसी है, मेरे पास पर्सनल लैपटॉप भी है, क्या वो खर्चा मेरे बिजनेस का या पर्सनल है? वो पर्सनल है ना। तो खर्चे तो दोनों ही हैं, एक्सपेंडिचर दोनों ही हैं, बट कौन से एक्सपेंडिचर माइनस करने पड़ेंगे और कौन से एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करने पड़ेंगे, 30 से 38 आपको बताएगा। मतलब सेक्शन 30 से 38 ये बात कहता है कि जब भी कोई पर्सन बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करेगा, जब भी कोई पर्सन प्रोफेशन की इनकम कैलकुलेट करेगा, तो उस इनकम को निकालते हुए कौन से खर्चे डेबिट किए जाएंगे, वो सारी बातें 30 से 38 के अंदर चले जाओ। तो अगर आपके पापा आपसे पूछते हैं ना कि बेटे आज तूने पीजीपीपी की रिवीजन क्लास स्टार्ट की है, थोड़ा बता तो सही, अगर मुझे बिजनेस की इनकम निकालनी है तो कौन कौन से खर्चे डेबिट करने हैं, तो पापा को बोल देना कि पापा सर ने कहा है जो खर्चे 30 सेक्शन से लेके 38 के अंदर आएंगे ना, वो डेबिट होंगे और कोई खर्चा डेबिट नहीं होगा। अगर आपके पापा बोले बेटे बिजनेस की इनकम निकालनी है, उस इनकम को किस तरह से निकाला जाएगा, बोल देना पापा 29 बताएगा। आपके पापा ये बोले कि बेटे मेरे हाथ में ये इनकम है, ये इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, बोल देना पापा 28 आपको बताएगा। तो आज की रिवीजन क्लास में मैं पीजीपी का बेस इस तरह से क्लियर कर दूंगा, जिनको लगता है मुश्किल है, उनको चैप्टर पढ़ने का तरीका नहीं पता।
सर अगर इस तरह से चैप्टर पढ़ोगे ना, सही बता रहा हूं, अगर इस फ्लो में चैप्टर पढ़ोगे, मैं कह रहा हूं सबसे आसान चैप्टर पीजीपी बन जाएगा, बस ये बात ध्यान दें, सबसे आसान बन जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, पढ़ने का तरीका ही नहीं पता। बच्चा पहले कोई सेक्शन पढ़ रहा है, फिर कौन सा पढ़ रहा है, फिर कौन सा पढ़ रहा है, समझ में क्या आएगा? आपने कभी देखा है सर इतने लेंदी प्रोविजन हैं, इतने सारे प्रोविजन हैं, एक बार नजर उठा के देखो। अब इतने सारे प्रोविजन जो हैं, कोई पढ़ने का तरीका होगा तभी तो समझ में आएगा। बच्चा प्रोविजन देके घबरा जाता है, कहता है मैं तो चैप्टर नहीं करूंगा जी। मत करो चैप्टर, 10 नंबर का एग्जाम में आता है, और इसके बिना सीएस प्रोफेशनल में कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। सीएस बनने के बाद आपकी वैल्यू नहीं होगी। सर कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आते हैं, और सैलरी का भी। तो ऑलवेज ये बात ध्यान देना सर, पीजीबीपी आज इंडिया में 70% से ऊपर लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस क्लास पर्सन होंगे या सैलरी क्लास पर्सन होंगे। अब सोच के मोला, अगर मुझे बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करनी नहीं आती, मैं घर में क्या काम करूंगा? मेरे पापा मेरी तरफ देखेंगे कि नालायक बच्चे ने सीएस तो कर ली, बिजनेस की इनकम निकालनी नहीं आती। पापा ने बोला बेटे बिजनेस की, मेरी दुकान है, मेरी इनकम निकाल के बताइयो। पापा को क्या बोलोगे? पापा पीजीपी मैंने किया ही नहीं है। पापा बोलेंगे नालायक कि पीजीपी का चैप्टर नहीं किया तूने। मतलब कमाल की बात है कि मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, मेरे फादर प्रोफेशनल हैं, और मुझे उनकी इनकम ही कैलकुलेट करनी नहीं आती। कितनी बड़ी गलत बात है। तो पहली बात तो ये बोलना ही महापाप है कि सर मैं चैप्टर छोड़ के जाऊंगा जी। और मैं दोबारा कह रहा हूं, आपने डिटेल में पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा कम से कम 4 से 5 रिवीजन क्लास दूंगी, वो ही देख लेना, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। तो मुझे दोबारा बताओ जी, चैप्टर स्टार्ट कहां से होगा? जल्दी बताओ, चैप्टर स्टार्ट कहां से होगा? 28 से लेकर 44 डीबी। पढ़ने का फ्लो क्या होगा? सबसे पहले सेक्शन कौन सा पढ़ेंगे जी? सबसे पहले जल्दी बताओ जी, सबसे पहले सेक्शन कौन सा पढ़ेंगे? 28 पढ़ेंगे। 28 की हेडिंग क्या है? चार्जिंग सेक्शन। क्या लिखा होगा? कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी, वो सारी की सारी बातें 28 में लिखी होंगी। 29 में क्या लिखा होगा कि जो इनकम 28 ने बोला टैक्सेबल होंगी, वो इनकम किस तरह से कैलकुलेट होंगी, कंप्यूट कैसे होंगी, 29 बताएगा। 30 से लेकर 38 बताएंगे एक्सपेंडिचर अलाउड, कौन कौन से खर्चे इनकम को निकालते हुए डेबिट किए जाएंगे, वो सारे खर्चे 30 से लेकर 38 के अंदर आएंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 39 जो है दैट इज नॉट रेलिवेंट, ये हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद सेक्शन 40 करेंगे हम एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। क्या मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा बता सकता है एक्सपेंडिचर डिसअलाउड का मतलब क्या होता है? डिसअलाउड का मतलब ये होता है कि कौन कौन से खर्चे इनकम को कैलकुलेट करते हुए पी&एल में डेबिट नहीं किए जाएंगे। मतलब ऐसे कौन कौन से खर्चे होंगे जो इनकम को कैलकुलेट करते हुए पी&एल में डेबिट ही नहीं किए जाएंगे। अब बच्चा ये बात कहता है सर भाई अगर खर्चा किया है तो बिजनेस में तो डेबिट होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, बट सेक्शन 40 में लिखा हुआ है कि वो खर्चा अगर डेबिट करना है तो कुछ कंडीशंस हैं, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तो खर्चा डेबिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जो बच्चे महाज्ञानी हैं, जिन बच्चों को नॉलेज है थोड़ा बहुत, अगर आपने पहले भी पीजीबी पढ़ा हुआ है, याद करो सेक्शन 40 का थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूं। उस सेक्शन में ये लिखा है कि जब भी आप कोई एक्सपेंडिचर की पेमेंट करते हो, जब भी आप एक्सपेंडिचर की पेमेंट करते हो, उस पेमेंट पे टीडीएस काटना पड़ता है। कुछ बच्चों को भी याद नहीं होगा, मुझे पता है, घबराए मत हो, जिनको याद है उनकी बात कर रहा हूं। सेक्शन 40 में बातें लिखी हैं कि जब भी आप पेमेंट करते हो एक्सपेंडिचर की, उस पर पेमेंट के टाइम पर टीडीएस काटना होता है, और अगर तुम टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं कराते, वो सारा खर्चा पी&एल में तुम डेबिट नहीं कर सकते। ये बात ध्यान देना। रेजिडेंट वाले केस में अलग कॉन्सेप्ट होता है, एनआर वाले केस में अलग होता है। तो ये सारी बातें 40 में है, ये सारी बातें 40 में है। मतलब अगर मैंने कोई खर्चा किया, वो खर्चा मेरे, अगर मैं कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करूंगा तो वो डेबिट नहीं होगा। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसको सेटिस्फाइड ना करने पर खर्चा डेबिट नहीं होगा, वो सारी बातें 40 में देखने को मिलेंगी। तो कौन कौन से खर्चे मैं डेबिट कर सकता हूं 30 से लेकर 38 बताएंगे, और कौन कौन से खर्चे डेबिट नहीं कर सकता, वो सारी बातें कहां लिखी होंगी? सेक्शन 40 में लिखी होंगी। ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। तो एक्सपेंडिचर अलाउड, हाँ जी, पूरी क्लास सीधे होके बैठो बराबर से। एक्सपेंडिचर अलाउड कहां लिखा होगा? 40 में। सॉरी, एक्सपेंडिचर अलाउड कहां लिखा होगा? 30 से लेके 38 में। 39 हमारे किसी काम का नहीं है। 40 में क्या लिखा होगा? एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। ये सारी बातें 40 में है। उसके बाद जब हम सेक्शन 41 पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा होगा? 41 कहता है रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउड अर्लियर। 41 में लिखा होगा जो एक्सपेंडिचर पहले अलाउड हो चुके हैं, उनकी रिकवरी अगर होगी तो क्या ट्रीटमेंट होगा। सेक्शन 41 ये बताएगा कि जो एक्सपेंडिचर पहले अलाउड हो चुके हैं, उनकी रिकवरी अगर होगी तो ट्रीटमेंट क्या होगा। 41 ये बताता है जी। अब मेरा पूरी क्लास है क्वेश्चन है जी। विभोर, सामने 2-3 बच्चे बैठे हैं मेरे, विभोर हो गया,
ठीक है, दृष्टि हो गया, अनामिका हो गया, अनुष्का हो गया जी, अमृता हो गया, दीपाली हो गया, दीपशिका हो गया जी। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मेरी पूरी फैमिली जो सामने बैठे हैं, मुझे आंसर देगी जी। एक बात मैंने सोच के बताना जी, एक बात मैंने सोच के बताओ, आपसे बड़ा पूरे विश्व के अंदर अकाउंट्स का महाज्ञानी कोई नहीं है। बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड सर हमारी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ थोड़ा, झूठ थोड़ा बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। आपसे बड़ा पूरे विश्व के अंदर अकाउंट्स का महाज्ञानी कोई नहीं है। आपने अकाउंट्स में ना ये बातें पढ़ी होंगी। अकाउंट्स में जब भी आप P&L अकाउंट बनाते हो, याद करो, अकाउंट्स में जब भी आप P&L अकाउंट बनाते हो तो P&L में ना यहां पे आप डेबिट करते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। याद करो, ये डेबिट करते हो। कम से कम नलायकों हाँ तो बोल दो, हाँ हाँ ऐसे बोलो, हाँ सर डेबिट करते हैं। क्या डेबिट करते हो? अकाउंट्स में आप डेबिट करते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आप डेबिट करते हो अकाउंट्स के अंदर। अब इनकम टैक्स वाले कहते हैं विवेक, ये बात तूने बच्चों को ऑलरेडी क्लास के अंदर बताई होगी कि अकाउंट्स और इनकम टैक्स में 36 का आंकड़ा होता है। अकाउंट्स और इनकम टैक्स में 36 का आंकड़ा क्यों? क्योंकि अकाउंट्स वाले फॉलो करते हैं कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स एक्ट है। अकाउंट्स वाले कहते हैं सारे खर्चे उठा के डेबिट कर दो, सारी इनकम उठा के क्रेडिट कर दो। इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमारे इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। अकाउंट्स वाले कहते हैं पेबल खर्चा है डेबिट कर दो, प्रोविजन है डेबिट कर दो। इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमारे यहां पे ऐसा नहीं है। अकाउंट्स वालों ने क्या किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट कर दिया 1 लाख रुपए। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है कि पैसा डूब चुका है या पैसा डूब सकता है? पैसा डूब सकता है। सर प्रोविजन का मतलब क्या है कि मुझे डर है कि मेरा 1 लाख रुपए डूब सकता है। अब अकाउंट्स वाले कहते हैं तुझे डर है ना कि तेरा 1 लाख रुपए डूब सकता है, इसका प्रोविजन बना और 1 लाख रुपए डेबिट कर दे। जब मैंने डेबिट किया, इनकम टैक्स वालों ने बोला भाई तूने क्या डेबिट किया हुआ है? मगर ये प्रोविजन डेबिट किया है, मेरा दिल घबरा रहा है कि मेरे से ना पैसे लिए हैं प्रखर ने और 1 लाख रुपए लिए, 1 लाख रुपए ना डूब सकता है, ये नालायक बच्चा है, मुझे 1 लाख रुपए की पेमेंट वापस नहीं करेगा। गवर्नमेंट कह रही हेलो कि तुझे डर लग रहा है, तेरा दिल घबरा रहा है कि 1 लाख रुपए डूब सकता है। इनकम टैक्स वाले इस बेस पे काम नहीं करते। इनकम टैक्स वाले कहते हैं तेरा पैसा डूब चुका है, तुझे लॉस हो चुका है, तुझे लॉस हो चुका है, फिर तो डेबिट करियो, प्रोविजन कभी डेबिट नहीं होते। याद करो सर मैंने क्लास में कहा भी था कि इनकम टैक्स में कभी प्रोविजन डेबिट मत करना, आपके बैड डेट्स डेबिट होते हैं। हाँ, जो अगर बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी वाले केस में प्रोविजन डेबिट होते हैं, बट वो भी कुछ लिमिट तक होते हैं। नॉर्मल केस में प्रोविजन डेबिट नहीं होते। अगर पैसा डूब चुका है, अगर बैड डेट्स है, तब डेबिट करोगे, प्रोविजन डेबिट नहीं करोगे। बच्चे कहते हैं हाँ 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 सर ये बात याद आ गई, अपने क्लास में बताई थी। अब सुना मेरी बातों का मतलब क्या है? मेरी बातों का मतलब क्या है जी? अब सामने बच्चा बैठा है जी, क्या नाम है आपका? नालायक डरो मत यार, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बच्चा डर रहा, कह रहा है यार मेरा सर नाम ना ले लें। बताओ नाम क्या, फटाफट से बताओ जी। क्या नाम आपका? कृष्णा। भगवान के नाम पे नाम रखा हुआ है कृष्णा, और ऐसी ऐसी बातें करते हो। हाँ इधर देखो ध्यान से। अब कृष्णा जो है, मान लो कृष्णा ने मेरे से 1 लाख रुपए लिए थे, एग्जाम्पल ले लूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, गुस्से तो नहीं हो जाओगे? हाँ कहीं इस चक्कर में डिसलाइक कर दो नालायक, ऐसा मत करना यार। हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इधर सुना ध्यान से। अब कृष्णा को मैंने 1 लाख रुपए दिए थे नहीं। अब कृष्णा को मैंने 1 लाख रुपए दिए थे, तो कृष्णा को मतलब कृष्णा ने कहा सर 2 महीने के लिए दे दो। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कृष्णा ने पेमेंट नहीं की। मैंने प्रोविजन क्रिएट किया, अकाउंट्स वालों ने बोला डेबिट कर दो, इनकम टैक्स वाले कहते हैं प्रोविजन डेबिट नहीं होगा। अब जब मैंने कृष्णा से 1 लाख रुपए मांगने की कोशिश की ना, मान लो मेरे 1 लाख रुपए बिजनेस के रिगार्डिंग थे, कृष्णा कहता है मुझे जो करना है कर लो। कृष्णा कहता है जो करना है कर लो, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा ही नहीं। अब कृष्णा से बोला, मैंने कहा यार ये तो यार कृष्णा बात गलत है तुम्हारी यार, कि जब तुमने 1 लाख रुपए लिया था तब तो ये बात नहीं बोली थी, तब तो तुम कह रहे थे कि सर प्लीज 1 लाख रुपए दे दो, अब बहुत जरूरत है, मैंने ऐसे करके तुम्हें 1 लाख रुपए दे दिया, अब तुम कह रहे जो करना कर लो। अब जो करना है कर लो, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। उसने कहा जो करना है कर लो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए नहीं दूंगा। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, अगर इसने पैसे देने से मना कर दिया तो क्या अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, बैड डेट्स हैं? बैड डेट्स हैं। मैंने क्या किया, अपने P&L में डेबिट कर दिए बैड डेट्स 1 लाख रुपए के। अब गवर्नमेंट ने कहा विवेक 1 लाख रुपए डेबिट क्यों किए? मैं करीब पैसा डूब गया मेरा, कृष्णा ने पैसे देने से मना कर दिया 1 लाख रुपए, पैसा डूब गया, 1 लाख रुपए डेबिट कर दिए। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हाँ हमने कृष्णा से बात की है, कृष्णा तुझे पैसे दे नहीं रहा, पैसा तेरा डूब चुका है, 1 लाख रुपए डेबिट कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तेरे प्रॉफिट 1 लाख से कम हो जाएंगे। इनकम टैक्स वाले ये बात कह रहे हैं। अब मेरा स्टार्टिंग से रहा है, मेरा विश्वास कर्मों पर है।
आपने मेरी अगर क्लासेस देखी हैं, मैं हमेशा बात करता हूं कर्मों की, कि जो आदमी जैसे कर्म करे उसको वैसा फल जरूर मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा, लेट मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। ये मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा है कि अगर आप बुरे कर्म करोगे तो 100% बुरे से भी बुरा फल मिलेगा, और अगर अच्छे करोगे तो जो आपने सोचा होगा उससे कई गुना अच्छा मिलेगा। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूं। तो जब मैं बातें करता था तो कृष्णा को ना उस टाइम तो लगता नहीं था, जब कृष्णा ने 1 लाख रुपए मेरे मार लिए तो कृष्णा के साथ दो तीन इंसिडेंट्स हो गए। कृष्णा को लगा यार मैं ना बुरा कर्म किया था, मैंने विवेक सर के ना 1 लाख रुपए मारे थे, मेरे से गलती हो गई थी, भगवान मैं दौड़ के ना विवेक सर को 1 लाख रुपए दे के आ रहा हूँ। कृष्णा दौड़ आया, कह रहा सर सर। मैं कहा हाँ कृष्णा क्या हुआ? कह रहा सर गलती हो गई थी, वो 1 लाख रुपए ना मैंने उस टाइम आपको दिए नहीं थे, 1 लाख रुपए मुझसे वापस ले लो। अब सोच समझ के बोलना, जो 1 लाख रुपए मैं पीएनएल में डेबिट कर चुका था, जो 1 लाख रुपए बैड डेट्स में पीएनएल में डेबिट कर चुका था, उस बैड डेट्स की रिकवरी हो रही है, यस या नो? यस। इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर। अब जो ये बैड डेट्स रिकवर हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ये बातें सेक्शन 41 में लिखी हुई हैं। बच्चा कहता अच्छा सर सेक्शन 41 इस तरह की बातें करता है क्या? एक बार पढ़ना 41 में क्या लिखा है। देखो 41 में क्या लिखा है, जो एक्सपेंडिचर पहले अलाउड हो चुके हैं, बैड डेट्स, जो एक्सपेंडिचर पहले अलाउड हो चुके हैं उसकी रिकवरी अगर बाद में होती है, उस रिकवरी का ट्रीटमेंट क्या करोगे? ये सारी बातें 41 में है। तो जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, अब सोच के बोलना, अगर कृष्णा ने मुझे 1 लाख रुपए वापस कर दिए तो क्या ये 1 लाख रुपए बैड डेट्स रिकवरी मेरे हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस होनी चाहिए। अब वो किस तरह से होगी, किस ईयर में होगी, कहां टैक्सेबल होगी, ये सारी बातें 41 आपको बताएगा जी। तो सर पहली बात तो अपने दिमाग में ये डालो कि सेक्शन 41 ऐसी बातें करेगा जो एक्सपेंडिचर ऑलरेडी पहले अलाउड हो चुके थे, उसकी बाद में अगर रिकवरी होती है, उस रिकवरी का ट्रीटमेंट क्या करोगे, वो सारी बातें 41 में लिखी होंगी। ठीक है जी। उसके बाद जी 42 हमारे किसी काम का नहीं है। 42 क्या है जी? 42 है नोट रेलिवेंट, इसमें मैंने लिख रखा है नोट रेलिवेंट। 43 में देखो क्या है, 43 कह रहा है डिडक्शन ऑन पेमेंट बेस। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा था अकाउंट्स वाले कहते हैं सारे खर्चे डेबिट कर दो, पेबल वाले खर्चे भी डेबिट कर दो, इनकम टैक्स वाले कहते हैं खर्चे डेबिट होंगे तो पेमेंट बेस पे होंगे, खर्चे डेबिट होंगे तो पेमेंट बेस पे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया बोनस पेबल, आपने डेबिट कर दिया बोनस पेबल, मैं बोनस पे कर दूंगा। अकाउंट्स वाले कह रहे कोई बात नहीं, तूने बोल दिया ना कि तू बोनस पे कर देगा, डेबिट कर ले। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं भैया क्या किया हुआ है तूने ये? मैंने कहा मैंने क्या किया हुआ, मतलब मैंने बोनस पेबल डेबिट किया हुआ है। कह रहे भाई साहब बोनस पेबल का मतलब क्या है? मैं कह रही बोनस पे कर दूंगा। कह रहे कर दिया? मैं कहा नहीं। कह रहे जब कर देगा तब बात करियो। गवर्नमेंट कह रही है जब बोनस पे कर देगा ना तब हमसे बात करियो, मतलब पेड बेस पे खर्चा डेबिट होगा, पेबल बेस पे नहीं होगा। और ये पेड बेस पे खर्चा डेबिट होगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये सेक्शन 43 हमारा पीजीपी के अंदर आएगा जब हम इसकी रिवीजन करेंगे, ये बात वहां पे लिखी हुई है कि सर खर्चे अगर डेबिट करने हैं तो पेमेंट बेस पे डेबिट होंगे, पेबल बेस पे डेबिट नहीं होंगे। तो कौन से खर्चे पेमेंट बेस पे होंगे, पेमेंट कब करनी होगी, किस दिन से पहले करनी होगी, किस साल अलाउड होंगे, ये सारी बातें 43 में इसकी रिवीजन करेंगे। बट 43 ये बात कहता है डिडक्शन जो मिलेगी वो पेबल बेस पर नहीं मिलेगी, पेमेंट बेस पे मिलेगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन नंबर 43, ये बात क्लियर है? पक्का पक्का। अब फिर हम लास्ट सेक्शन जो करेंगे 44, दैट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। सर बच्चा ना लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाता, बच्चा आधे रास्ते में दम तोड़ देता है, बच्चा पीजीपी स्टार्ट तो जरूर करता है, बट लास्ट तक दम तोड़ देता है जी। और जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, इस बैच में जो मेरा नया बैच था, इस बैच में मैंने पीजीपी करवाया ही लास्ट में था। रीजन क्या था? मुझे पता था अगर मैं पहले कराता आपके तोते उड़ जाने थे, और मैंने लास्ट में कराया, तसल्ली से कराया। कम से कम 15 से 16 लेक्चर हमारे उसके अंदर लगे हैं, आपको लगा होगा कि वाकई वो चैप्टर था क्या। तो सेक्शन 44 जो है दैट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मींस मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उसके लिए हम एक स्कीम लेकर आएंगे जिसको हम बोलेंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। सर एक बात मैंने सोच के बताना जी, अब एक बार सीधे होके बैठो, जितने बच्चे सामने बैठे बिल्कुल सीधे होके बैठो जी, बिल्कुल सीधे होके बैठो, कोई बच्चा बातचीत नहीं करेगा। सर चैप्टर चल रहा है पीजीपी का और बातचीत तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। इस चैप्टर में बातचीत बिल्कुल अलाउड नहीं है, ना मैं कोई नागिन डांस करके दिखाऊंगा, ना मैं कोई मुजरा करके दिखाऊंगा, ना मैं कोई मजाक करूंगा। हाँ जहां मजाक करना होगा मैं अपने आप करूंगा, आप भी हंसोगे मैं भी हंसूंगा, दोनों हंसेंगे, बट अभी नहीं, अभी काम करने का टाइम है। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान सुनना चाहिए।
एक बच्चा कहता है सर मेरे पापा की ना करियाने की दुकान है, तो मेरे पापा की करियाने की दुकान है और छोटा सा दुकान में काम है, क्योंकि सर आपने देखा होगा हर गली में करियाने की दुकान होती है, जिसमें नीचे दुकान होती है, ऊपर मकान होता है, या आगे दुकान होती है, पीछे मकान होता है, हर गली में एक दुकान ऐसी पक्का होती है। सो सर ना मेरे पापा की ना करियाने की दुकान है, अब छोटे सा बिजनेसमैन है। तो हुआ क्या था, जैसे आपने पीजीपी का चैप्टर करवाया और मैं नॉलेज और कहाँ झाड़ता, मैंने घर जाके पापा के ऊपर झाड़ दी। मैंने पापा को बोल दिया पापा ये जो आप बिजनेस कर रहे हो ना करियाने की दुकान का, आपको पता है ये वाला खर्चा अलाउड है, ये वाला खर्चा डिसअलाउड है, इस पे मिलेगा डेप्रिसिएशन, ये पेबल बेस पे होगा, ये पेमेंट बेस पे होगा, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। पापा ने मेरे चांटा मार दिया। पापा कह रहे नालायक, इधर 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 आ नालायक, ये कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहा है, इतने हैवी हैवी, ये अलाउड होगा डिसअलाउड होगा डेप्रिसिएशन है। भैया मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूं, मुझे नहीं पता अलाउड डिसअलाउड के बारे में। मैं कहा पापा बट विवेक सर ने तो यही कहा है कि ये खर्चा अलाउड है, ये डिसअलाउड है, ये डेप्रिसिएशन है, ये पेबल है, ये पेड है, उस बेस पे आपकी इनकम कैलकुलेट करेंगे, बट आप मेरे को डांट रहे हो। अब ध्यान सुनना सर, ऐसे छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए पीजीपी के चैप्टर में गवर्नमेंट एक स्कीम भी लेकर आई 44 AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अब आज जाके पापा को बोल देना कि पापा विवेक सर ने यह भी कहा है कि अगर किसी बिजनेसमैन की टर्नओवर 2 करोड़ तक होती है, अगर किसी बिजनेसमैन की टर्नओवर जो होती है वो 2 करोड़ रुपए तक होती है जी, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर किसी बिजनेसमैन की टर्नओवर जो होती है वो 2 करोड़ रुपए तक होती है। अब एक बार सोच के बोलना जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, आर इंडिया में काफ़ी सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जी, आर इंडिया में बहुत छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या हर पर्सन सारे कंप्लाइंस पूरे कर सकता है? आंसर इज नो। आर बिजनेसमैन भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, बट हर पर्सन कंप्लाइंस कैसे पूरे कर सकता है? कंप्लाइंस पूरे कर ही नहीं सकता। अब सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जब वो बिजनेसमैन कंप्लाइंस पूरे कर ही नहीं सकता तो उसको अलाउड डिसअलाउड डेप्रिसिएशन पेबल पेड क्या समझ में आएगा? उसी बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है। एक बार सेक्शन 44, एक बार दोबारा पढ़ो 44, यहां पे क्या लिखा हो? हाँ जी पढ़ो फटाफट से 44, यहां पे क्या लिखा हुआ है? चेक करो 44 में क्या लिखा है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, छोटे बिजनेसमैन प्रोफेशनल के लिए क्या स्कीम है? अब सोच समझ के बोलना सर। अब आपके फादर करियाने की दुकान है, अगर आप उनको अलाउड डिसअलाउड डेप्रिसिएशन के बारे में बोलोगे गुस्सा ही तो होंगे। मैंने क्या बोला कि अगर किसी बिजनेसमैन की टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक होती है, पापा को जाके बोल देना कि पापा जितनी भी आपकी टर्नओवर होगी ना, जो भी आपकी टर्नओवर होगी उसका 8% बिजनेस की इनकम मान लेंगे। और पापा अगर आपने ट्रांजैक्शन ऑनलाइन की है, मतलब अगर आपका सारा काम ऑनलाइन है या जितना भी काम ऑनलाइन का है, उस ऑनलाइन की जो टर्नओवर होगी उसका मानेंगे 6%। पापा कह रहे एक बार इधर ये क्या कह के जा रहे हैं? मतलब अगर मेरी टर्नओवर 40 लाख रुपए है तो क्या 8% मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा? मैंने बोला पापा को नहीं, पापा ये 8% बिजनेस की इनकम मान लेंगे। अब जो बिजनेस की इनकम आएगी उस पर स्लैब रेट यूज कर लो, टैक्स पे कर दो। तो क्या मुझे कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने? आंसर इज नो। मतलब ना आपको पापा ऑडिट करवाना है, ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स देने मेंटेन करनी है, ना कंप्लायंस होंगे। मतलब आप सारी मोहमाया से दूर चले जाओगे, इस नश्वर संसार से दूर जाके आप नॉर्मल स्कीम को छोड़ के आप ये वाली स्कीम भी ले सकते हो। तो सर आज जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, छोटे प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए भी पीजीपी के अंदर स्कीम है। वो सारी स्कीम सेक्शन नंबर 44 के अंदर आती है। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मींस क्या होता है? जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, प्रोफेशनल है जिनकी टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है, वो ये स्कीम ले सकते हैं। इसमें कंप्लाइंस बहुत कम होंगे, आपको सारे कंप्लाइंस पूरे नहीं करने होंगे, आपकी बिजनेस की इनकम निकालने का तरीका अलग होगा, अलाउड डिसअलाउड वाली कोई बातें नहीं होंगी। सिंपल सी बात है, जो टर्नओवर होगी उसका एक परसेंटेज दिया होगा, उस परसेंट को निकालो, वो तुम्हारी इनकम होगी, उसके बेस पे टैक्स पे कर दो, काम खत्म कर दो जी। ये सारी बातें आपकी 44 के अंदर आती हैं जी। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आती होंगी, ठीक है जी। अब ये सारी बातें हैं, देखो जी ये सारी बातें हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। एक बार अब दोबारा से बोल दो जी। अप्रोक्सीमेट मैंने 20 से 25 मिनट लगा दिए इस चैप्टर का फ्लो समझाने में कि चैप्टर को पढ़ना कैसे है। अब सारे बच्चे, जितने बच्चे भी सामने बैठे हैं, 400 बच्चा है, 450 बच्चा, 500 बच्चा, जो बच्चा भी सामने बैठे है, पूरा बच्चा अब चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करेगा। अभी नहीं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपने चैट बॉक्स में लिखना है जी। हर बच्चा आंसर देने की कोशिश करेगा ताकि उसको समझ में आए कि मुझे याद आ रहा है। लो जी 1 2 3 स्टार्ट। ये बताओ चैप्टर हमने स्टार्ट कौन सा किया?
जल्दी बोलो, चैप्टर में स्टार्ट कौन सा किया हुआ है? पीजीपी का। स्टार्ट कहां से होगा? 28। खत्म कहां पर होगा? 44 डीबी। 28 से लेकर 44 डीबी तक जो भी सेक्शन होंगे वो सारे के सारे किसके होंगे? पीजीपी के होंगे। ये बताओ चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 28 किसका है? चार्जिंग सेक्शन। क्या लिखा होगा कि इस चैप्टर में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी, उसकी लिस्ट जो होगी वो सारी बातें 28 में लिखी होंगी। अगला क्या पढ़ेंगे? 29। उसकी हेडिंग क्या है? हाउ टू कंप्यूट पीजीपी इनकम या कंप्यूटेशन ऑफ पीजीपी इनकम। उसमें क्या लिखा होगा कि जो भी इनकम 28 में टैक्सेबल होगी उस इनकम को निकालने का तरीका क्या होगा, किस तरह से इनकम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मेट क्या होगा, वो सारी बातें 29 में होंगी। फिर अगला करेंगे 30 से लेकर 38। उसमें क्या लिखा होगा? एक्सपेंडिचर अलाउड, कि कौन कौन से खर्चे अलाउड किए जाएंगे। मतलब अगर मुझे इनकम निकालनी है बिजनेस की तो ऐसे कौन कौन से खर्चे होंगे जिसको पीएनएल में डेबिट कर सकता हूं, वो सारी लिस्ट होगी 30 से लेकर 38 में। ये सारी बातें यहां पे आएंगी। 39 हमारे किसी काम का होगा नहीं। 40 में क्या लिखा होगा? ऐसे कौन कौन से खर्चे होंगे जो पीएनएल में डेबिट ही नहीं किए जाएंगे। ऐसे कौन कौन से खर्चे होंगे जो बिजनेस की इनकम को निकालते हुए आप माइनस नहीं कर सकते, वो सारी बातें 40 में होंगी। 41 ये बात बोलेगा, 41 में क्या लिखा रही? 41 ये बात बोलेगा जो खर्चा पहले अलाउड हो चुका था उसके बाद उसकी रिकवरी हो रही है, वो रिकवरी का ट्रीटमेंट क्या होगा 41 बताएगा। एग्जांपल के तौर पे बैड डेट्स की रिकवरी। 42 मेरे किसी काम का नहीं है। 43 कहता है डिडक्शन मिलेगी, खर्चे डेबिट करोगे तो पेमेंट बेस पे करोगे, पेबल बेस पे नहीं करोगे। तो कौन कौन से खर्चे पेमेंट बेस पे होंगे, पेमेंट करनी कब होगी, अलाउड कैसे होंगे, वो सारी बातें 43 में रिवाइज करेंगे। एंड 44 ये बात कहती है जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होंगे, छोटे मोटे प्रोफेशनल होंगे, उनको सारे कंप्लाइंस पूरे नहीं करने, उनके लिए अलग अलग स्कीम भी लेकर आएंगे। 44 AD हो गया, 44 ADA हो गया, 44 AE हो गया। ये सारी स्कीम बिजनेस और प्रोफेशनल के लिए हैं। वो स्कीम किस तरह से फॉलो होंगी वो सारी बातें 44 में देखेंगे। तो फाइनली अब जाके 28 से लेकर 44 तक जितने भी सेक्शंस होंगे उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा वो आपके सामने है। बस सर, अब अगर आप इस तरह से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, अगर इस तरह से पढ़ना स्टार्ट करोगे चैप्टर बिल्कुल आसान बन जाएगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। अब स्टार्ट करें, पक्का पक्का इधर सुना ध्यान से। अब एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है, एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जी। अब यहां पे ना, यहां पे एक वर्ड लिखा है एक्सपेंडिचर अलाउड और एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर अलाउड और एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जो यहां पे एक्सपेंडिचर वर्ड लिखा है, क्या मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि एक्सपेंडिचर की कितनी कैटेगरी होती है? मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा, जो सब बच्चे सामने बैठे हैं, आप में से कोई बच्चा अगर बता पाए एक्सपेंडिचर की कितनी कैटेगरी होती है? 2 कैटेगरी होती है सर, याद करो मैंने क्लास में कहा था। एक तो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। एक होता है रिवेन्यू, एक होता है कैपिटल। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बात ध्यान सुनना चाहिए। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा, मैं नॉर्मली क्लास में कई बार कहता हूं कि दिल्ली में लक्ष्मी नगर में मेरी चाय की दुकान है। कोई बच्चे कह रहे हैं भाई विवेक सर की चाय की दुकान है? हाँ तो क्या हो गया इसमें? भाई मैं दिन में पढ़ाता हूँ, शाम को मैं चाय की दुकान पे जाता हूँ, सुबह सुबह चाय की दुकान, मेरा बिजनेस है। मेरे को चाय बनानी बहुत बढ़िया आती है। इलायची, अदरक हो गया, लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, उसके बाद ये तुलसी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका और एक होता है वो लकड़ी, छोटी सी लकड़ी होती है, उसको मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, छोटी सी लकड़ी होती है, लकड़ी भी थोड़ी सी डालते हैं, मतलब बहुत अच्छी होती है, वो गर्म होती है, शरीर के लिए अच्छी होती है, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए। तो मेरे को चाय बनानी आती है सर। आप कभी मेरे हाथ की चाय पी के तो देखो यार। आप कभी लक्ष्मी नगर आओ यार, शाम को 5:30 से लेके मैं 10 बजे तक बैठता हूँ और सुबह 5:30 बजे दुकान पे आता हूँ चाय की दुकान पे। मेरी पूरी चाय की दुकान है। एक लिखा हुआ है विवेक टी स्टॉल, वहाँ सीए नहीं लिखवा रखा, थोड़ा अच्छा नहीं लगता सीए विवेक टी स्टॉल, थोड़ी बुराई सी हो जाती है। अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आज तो सब बच्चों को पता लग गया, चलो अब आपने मुझसे मिलने जरूर आना है जी। अब प्लीज बातचीत नहीं, चैट बॉक्स में कोई बातचीत नहीं होगी। अब पता लग गया कि मेरी चाय की दुकान है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इधर सुना मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब लक्ष्मी नगर में जो मेरी चाय की दुकान है वहां पे लिखा हुआ है जी विवेक टी स्टॉल, वहां पे विवेक टी स्टॉल लिखा हुआ है। बच्चा कह रहा है सर वहां पे चाय कितने की है? अब स्टार्टिंग में चाय ना 10 रुपए की थी, स्टार्टिंग में चाय 10 रुपए की थी, बट अब 10 रुपए का कॉम्बो है। अब 10 रुपए का कॉम्बो है क्योंकि कोरोना के चक्कर में लोगों के पास फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है, तो मैंने क्या किया 10 रुपए का कॉम्बो निकाल दिया। चाय प्लस मट्ठी प्लस फैन, चाय प्लस मट्ठी प्लस फैन, ये तीनों चीजें जो होंगी आपको 10 रुपए के अंदर मिलेंगी। ये दुकान के ऊपर मैंने कॉम्बो निकाल दिया। सर क्या ये दुकान आपने खुद की परचेज की है? बिल्कुल मैंने परचेज की है। अभी थोड़े टाइम पहले ये दुकान मैंने परचेज की थी 40 लाख रुपए की, जिसमें मैंने ये चाय की दुकान अपनी खोली है। अब बच्चा कहता है सर आप चाय कितने की दे रहे हो? मैं कहा 10 रुपए की। कह रहा सर कॉस्ट कितनी आती है? मैं कहा कॉस्ट जो मेरी आती है ना चाय को बनाने में वो 10 रुपए की कॉस्ट आती है।
क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि अगर मैं 10 रुपए की चाय दे रहा हूं और कॉस्ट मेरी 6 रुपए की आ रही है तो मेरे प्रॉफिट कितने हुए? सोच समझ के बोलना, अगर मैं 10 रुपए की चाय दे रहा हूं और 6 रुपए कॉस्ट आ रही है तो मेरे प्रॉफिट कितने हुए? वेरी गुड। बच्चा कह रहा है सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। कई बच्चे ने कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर उठा लिया, कह रहे 10 माइनस में 6, नालायक को वैसे भी निकाले थे 10 माइनस 6 कितना होता? 4 पे होता, ये 4 पे। बच्चा कहता है सर प्रॉफिट आपके 4 पे है। भाई 10 रुपए की चाय आप बेच रहे हो, 6 रुपए की आपकी कॉस्ट आ रही है, 4 रुपए के प्रॉफिट हो गए। ये 4 रुपए के प्रॉफिट मेरे किसने हो गए? बिजनेस के। अब सोच के बोलना, अगर आप जैसे लोग प्रॉफिट निकालने लगे ना, देश का कल्याण हो जाएगा। बच्चा कह रहा है यार ये क्या मतलब हुआ सर, मतलब हमने सही तो निकाले हैं। भाई 10 रुपए की चाय बेच रहे हो, 6 का प्रॉफिट है, 4 पे तो प्रॉफिट होगा। मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आप जैसे लोग, मेरे नालायक बच्चे अगर प्रॉफिट निकालने लगे, देश तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। सर आपने क्या किया, 10 माइनस 6 कर दिया। जो 40 लाख रुपए की मैंने दुकान ली थी वो खर्चा कहां है? वो खर्चा कहां भूल गए? और सर मैंने यहां पे छोटी सी मशीन भी ली है, वहां पे कॉफी बनाने वाली मशीन भी है, और मेरे छोटू की सैलरी भी है। मतलब चलो चलो मान लो सैलरी तो चलो 6 रुपए के अंदर मैंने कॉस्ट में काउंट कर ली, बट 40 लाख रुपए की दुकान है, वो तो खर्चा आपने डेबिट नहीं किया। क्या कह रहे हो? वो डेबिट क्यों होगा? अच्छा वो डेबिट क्यों होगा, एक बात बताओ। अगर वो खर्चा डेबिट ही नहीं करोगे, फिर कोई भी दुकानदार, कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट क्यों करेगा? मतलब सबसे मोटी इन्वेस्टमेंट जहां मेरी लगती है वो भूल जाओ, जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट लगती है वो तुम डेबिट कर दो। बच्चे कहता है यार बात तो सही है सर, बात तो सही है। वो तो शुक्र है आपने अपना एग्जाम्पल ले लिया, पापा के सामने बोलता तो पापा तो फिर चांटा मार देते, कहते हैं नालायक 40 लाख की दुकान ली है वो कहां गई? तो मैं पापा को आंसर क्या देता, मैं तभी तो पहले बता रहा हूं, तभी तो सर पहले बता रहा हूं मैं कि 10 रुपए की चाय बेच रहा हूं, 6 रुपए का मेरी कॉस्ट आ रही है, आपने कहा 4 रुपए का प्रॉफिट है, तो 40 लाख रुपए की दुकान कहां गई? एक बच्चा कहता है वो तो कैपिटल खर्चा है ना, वो तो कैपिटल खर्चा है ना। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, वो कैपिटल खर्चा है तो क्या कैपिटल खर्चा पीएनएल में डेबिट नहीं होता? क्या कैपिटल खर्चा पीएनएल में डेबिट नहीं होता? आपने डेबिट कितने किए? आपने तो 6 रुपए डेबिट किए बस, जो चाय को बनाने की कॉस्ट आ रही है। सर बाकी जो कैपिटल खर्चे होंगे वो भी तो होंगे। आप पता मुझे क्या बोलते, आप ये बोलते कि सर 10 रुपए ये आपका सेल प्राइस है, 6 रुपए का आपका ये रिवेन्यू खर्चा है, और इसमें अभी जो 40 लाख रुपए की बिल्डिंग है उसका भी कुछ खर्चा पीएनएल में डेबिट किया जाएगा, उसके बाद ही प्रॉफिट बता पाएंगे, उससे पहले नहीं बता सकते। बड़ा आप नालायक हो, आपने कल ये कौन सा मुश्किल कैलकुलेशन है, अभी देख मेरा कैलकुलेटर लाता हूं, 10 माइनस 6, 4 रुपए का प्रॉफिट है। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कैपिटल खर्चे आप भूल गए। तभी तो मैंने कहा कि देश बहुत आगे जाएगा। अब सुनना ध्यान से नालायकों, ध्यान सुनना। अब अगर बिजनेस की इनकम निकालनी है, पहली बात, अगर बिजनेस की इनकम निकालनी है, खर्चे की 2 कैटेगरी होती है, रिवेन्यू और कैपिटल। खर्चे की 2 कैटेगरी होती हैं, रिवेन्यू और कैपिटल। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। आज अगर खर्चे की 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो रिवेन्यू होता है और एक कैपिटल होता है, सोच समझ के बोलना, नहीं सोच समझ के बोलना। अब जितना भी आपका रिवेन्यू खर्चा होगा ना, जो भी आपका रिवेन्यू खर्चा होगा, गवर्नमेंट कहती है बिजनेस के प्रॉफिट निकालते हुए वो खर्चा तुम 100% डेबिट कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर 10 रुपए की चाय बिक रही है विवेक तुम्हारी, और 6 रुपए की कॉस्ट आ रही है, तो 6 रुपए डेबिट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा बट गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ने कहा क्या हुआ? मैं कहा गवर्नमेंट 40 लाख रुपए की मेरा खर्चा है, 40 लाख की बिल्डिंग है, उसका मैं क्या करूं? गवर्नमेंट ने कहा देख भाई वो तो कुछ कर नहीं सकते। मैं कहा ऐसा है, अगर कुछ नहीं कर सकते ना, मैं चाय की दुकान कर रहा हूं बंद, मैं कोई बिजनेस ही नहीं करूंगा। और सारे बिजनेसमैन सुन के हड़ताल के ऊपर बैठ गए, अनशन के ऊपर, कह रहे हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। रिवेन्यू खर्चा माइनस कर रहे हो, कैपिटल का क्या करोगे? तो बिजनेसमैन ने बिजनेस बंद करने की धमकी देती, तो गवर्नमेंट ने कहा टेंशन मत लो यार, बट हाँ इतना भी हमारे ऊपर पाप मत करो कि 40 के 40 लाख रुपए डेबिट कर दें। क्या 40 लाख रुपए का बेनिफिट तुम्हें 1 साल मिलेगा? मैं कहा नहीं, आने वाले कई साल मिलेगा। मैं तो खुद कह रहा हूं कि 40 लाख रुपए का बेनिफिट आने वाले कई साल मिलेगा। तो कह रहे अगर बेनिफिट कई साल मिलेगा ना, तो खर्चा भी कई सालों में अलाउड होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पीजीपी के चैप्टर में कॉन्सेप्ट निकाला कि रिवेन्यू खर्चा हम 100% डेबिट करेंगे और कैपिटल खर्चा भी हम डेबिट करेंगे, बट सारा एक साथ डेबिट नहीं करेंगे, इन द रेशियो ऑफ डेप्रीसिएशन, इन द फॉर्म ऑफ डेप्रीसिएशन। तो आपने पीजीपी के अंदर एक कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, डेप्रीसिएशन। तो क्या है डेप्रीसिएशन सर, क्या है डेप्रीसिएशन? कोई बताएगा मुझे? बच्चा, जो पूरे विश्व के महाज्ञानी आज मेरे सामने बैठे हैं, इतने क्यूट क्यूट से बच्चे, मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, सही बताऊं तो
आप मेरे जिगर का टुकड़ा हो। आपको लगता होगा मजाक, आप मेरे जिगर का टुकड़ा हो सर, सही बता रहा हूँ। भगवान जानता है आपसे कितना प्यार करता हूँ जी। अब प्लीज़ सोच के बताना, मेरी पूरी फैमिली अगर मेरे सामने बैठी है, मेरी पूरी फैमिली अगर मेरे सामने बैठी है, सोच समझ के बोलना जी। डेप्रीसिएशन क्या होता है जी? डेप्रीसिएशन क्या होता है? क्या कह रहे हो कि जो एसेट की वैल्यू कम होती है, एसेट की वैल्यू हर साल कम होती है, उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। अच्छा एक बात सोच के बताना, आपने कभी प्रैक्टिकली सोचा है, आप में से किस किस बच्चे ने कभी प्रैक्टिकली सोचा, कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया? आपको कौन सा क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ही आया, मान लो ये एक मशीन है, मान लो एक मशीन है, ये मशीन है जी, ये मशीन है 50 लाख रुपए की, ये मशीन 50 लाख रुपए की है, और अकाउंट्स या इनकम टैक्स में इसका डेप्रीसिएशन रेट जो है वो 10% है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 10% है। और जब मैंने बोला डेप्रीसिएशन क्या है, तो आपने क्या बोला, जो एसेट की वैल्यू में कमी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। चलो जी, आपकी बात मान ली मैंने, आपकी बात को बड़ा कर दिया, आपकी बात मैंने मान ली। अब सोचना, क्या ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए? आप कहोगे सर यस आना चाहिए था, बट आज तक आया नहीं है। 50 लाख की मशीन है, 10% रेट है, तो आप क्या करोगे, पहले साल 10 लाख रुपए P&L में डेबिट कर लोगे, क्योंकि 50 लाख का 10% निकालूंगा, सॉरी, पहले साल कितने डेबिट करोगे, 5 लाख। 50 लाख का 10% कितना हो गया, 5 लाख रुपए आपने पहले साल में क्या कर दिए जी, डेबिट कर दिए, तो 5 लाख रुपए डेबिट हो गए, क्योंकि 10% है तो 5 लाख रुपए डेबिट हो गए। अब 5 लाख रुपए डेबिट हुए, तो डेबिट होने से क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, डेबिट होने से क्या होगा, मेरे प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो टैक्स कम आएगा, ये बात क्लियर है। तो आपने 5 लाख से डेप्रीसिएशन डेबिट करके प्रॉफिट कम करके टैक्स कम कर दिया। सोच के बोलना, आपने 10% डेप्रीसिएशन लगाया, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में, इमेजिन करो, इमेजिन करो, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी वैल्यू एक्चुअल में ही 10% गिरी होगी? सोच समझ के बोलना, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी वैल्यू 10% ही गिरी होगी? सर मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मेरे अकॉर्डिंग तो या तो इसकी वैल्यू 10% से कम गिरी होगी या ज्यादा गिरी होगी। बच्चा कह रहा है सर ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आप एक नई मशीन लेकर आए 50 लाख रुपए की, और मशीन आते ही गिर गई, आधी मशीन टूट गई। अब इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं, अकाउंट्स वाले कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 10% रेट है डेप्रीसिएशन का। आप 5 लाख रुपए की वैल्यू गिराओ, और कोई इस मशीन को 10 लाख रुपए की लेने को तैयार नहीं बैठा, 40 लाख वैल्यू एकदम गिर गई। अब 40 लाख रुपए की वैल्यू एकदम गिर गई मशीन की, 80% वैल्यू गिर गई, जबकि अकाउंट्स की नजरों में, इनकम टैक्स वालों की नजरों में 10% गिरी है। एग्जांपल दूसरा लो, मैंने 50 लाख रुपए की मशीन ली, बिल्कुल नई मशीन, मैंने पूरे साल क्या किया, थोड़ा सा यूज किया, फिर मैंने रख दिया। बिल्कुल नई मशीन है, बिल्कुल नई मशीन है, ज्यादा मैंने यूज ही नहीं किया। अकाउंट्स वाले कह रहे हैं, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं 10% वैल्यू गिर गई है, 5 लाख रुपए डेप्रीसिएशन है। प्रैक्टिकल लाइफ में लोग इसको 48 लाख की लेने को तैयार बैठे हैं। वो कह रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग 2 लाख की वैल्यू गिरी है, बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 48 लाख रुपए के हम ले लेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में वैल्यू गिरी 2 लाख रुपए, अकाउंट्स में दिखा रहे हैं 5 लाख रुपए। बच्चा कह रहा है यार बात तो सही है वैसे। सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन तो कई बार आता था ये कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम वैल्यू दिखाते हैं डेप्रीसिएशन की, क्या उतनी वैल्यू डेप्रीशिएट होती है? नहीं होती, एक्चुअल में नहीं होती। तो फिर डेप्रीसिएशन है क्या सर? वो बात अलग है, डेफिनेशन बनी हुई है, डेफिनेशन लॉ में लिखी है कि जो एसेट की वैल्यू में मतलब वैल्यू गिरती है उसको डेप्रीशिएशन में आप बोलते हो। वो आपने जो रटा होगा, जो आपने पढ़ा होगा, वो आपके पास रखो, बट एक्चुअल में डेप्रीसिएशन है क्या, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सर डेप्रीसिएशन इज नटशेल, डेप्रीसिएशन इज नटशेल, कैपिटल खर्चे को अलाउड करवाने का एक तरीका है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन और कुछ भी नहीं, डेप्रीसिएशन और कुछ भी नहीं, कैपिटल खर्चे को अलाउड करवाने का एक तरीका है डेप्रीसिएशन। उनको कोई तरीका मिल नहीं रहा था, सारा खर्चा डेबिट कर नहीं सकते थे, उन्होंने एक तरीका निकाल दिया, इंस्टॉलमेंट में डेबिट कर दो। इन्होंने एक तरीका निकाल दिया कि 50 लाख रुपए खर्चा है, इंस्टॉलमेंट में डेबिट कर दो। इंस्टॉलमेंट किसकी बनाए? नाम दे दे डेप्रीसिएशन, कि हम ये मान रहे हैं तुम्हारी हर साल इतनी वैल्यू गिरेगी, प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी गिरेगी उसको छोड़ो, हम ये मान रहे हैं इतनी गिरेगी, हम डेबिट हर साल इतना करेंगे, इससे क्या होगा, तुम्हारा खर्चा भी हर साल अलाउड हो जाएगा। ये डेप्रीसिएशन है जी। तो ये बात है प्रैक्टिकल लाइफ में, जब मैं रेगुलर बैच में डिटेल में काफ़ी डिस्कस करता हूँ, बट मुझे ये था कि मुझे बात पूरी फैमिली को बतानी चाहिए कि आपको ये बात पता हो कि रियलिटी होती क्या सर। बट अभी हमारी रिवीजन का टाइम है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका, तो बस इतनी बात ध्यान देना कि डेप्रीसिएशन सर एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, डेप्रीसिएशन कैपिटल खर्चे को अलाउड करवाने का तरीका है बस।
तो जहां पे एक्सपेंडिचर वर्ड लिखा है ना, जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा उसमें आपको बताऊंगा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और कैपिटल दोनों होते हैं। रेवेन्यू खर्चा सारा अलाउड करते हैं, कैपिटल खर्चा अलाउड करते हैं बट इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, ये बात ध्यान देना चाहिए। और वही डेबिट होगा जो बिजनेस से रिलेटेड होगा। जो पर्सनल खर्चे होते हैं उसको आप डेबिट नहीं कर सकते। पर्सनल खर्चे चाहे वो रेवेन्यू वाले हों चाहे वो कैपिटल वाले हों, इनकम टैक्स में कभी डेबिट नहीं होते, ये बात ध्यान देना। क्योंकि अगर पर्सनल खर्चे डेबिट होते तो फिर तो भैया 2 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, एक बिंदी, एक लिपस्टिक, एक मैनिक्योर, एक पेडिक्योर, एक फेशियल, एक ये, एक वो, एक वो, एक वो, एक वो, सारा डेबिट कर लेते। सारे घर के खर्चे आप डेबिट कर लेते। सोच के बोला, सारे घर के खर्चे आप डेबिट कर लेते। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। खर्चा वही डेबिट होगा जो बिजनेस का होगा, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, बस ये बात ध्यान दो। तो ये हमारा पूरे चैप्टर को ना पढ़ने का फ्लो है जो मैंने अब जाके बताया है। अप्रोक्सीमेट हमारे 45 मिनट लग गए हैं, बट मुझे इतनी विश्वास है अपने ऊपर कि आपको थोड़ा सा बेस क्लियर हुआ होगा कि चैप्टर पढ़ा किस तरह से जाता है। ठीक है नी, अब सुना, बस एक मैंने कहा था एक सेक्शन करेंगे आज, बस सेक्शन नंबर 28, और वो भी सारा नहीं हो पाएगा बट जितना हो पाएगा उसको हम देखते हैं। आओ जी, सेक्शन नंबर 28, सबसे पहला सेक्शन मैं स्टार्ट करवा रहा हूं। सेक्शन नंबर 28 इज द चार्जिंग सेक्शन। इधर देखो ध्यान से। अब सेक्शन नंबर 28 में फटाफट से रिवाइज कराओ जी, याद करो क्लास में आपने क्या किया था। कौन कौन सी इनकम इस चैप्टर में टैक्सेबल होती है? पहली बात, एनी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन। अगर कोई बिजनेस से इनकम आ रही है, प्रोफेशन से इनकम आ रही है, तो वो इनकम आपकी टैक्सेबल होगी पीजीपी के अंदर। ये बात तो पहले क्लोज में ही खत्म हो गई। ये बात तो पहले क्लोज में ही खत्म हो गई कि बिजनेस और प्रोफेशन से आने वाली इनकम आपकी पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगी। ये बात तो पहले क्लोज में ही खत्म हो गई। अब अगले क्लोज में क्या लिखा हुआ है आपको मैं बताने जा रहा हूं जी, इधर सुना ध्यान से। और आज की क्लास का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। पूरे 11 पॉइंट तो हम खत्म नहीं कर पाएंगे आज 28 के, क्योंकि कुछ पॉइंट हमारे आगे जाके भी अभी लिंक होंगे। बट हाँ, जो पॉइंट मुझे आज मेन करवाना है अब मैं वो बताने जा रहा हूं जी। 28 को पढ़ के ये तो समझ में आ गया जी, बिजनेस की इनकम और प्रोफेशन की इनकम, ये दोनों इनकम आपके टैक्सेबल होती हैं पीजीपीपी के अंदर। ये बात तो क्लियर हो गई। इसके बाद बैक टू बैक, इसके बाद बैक टू बैक 5 पॉइंट ऐसे हैं, 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कहते हैं ये भी टैक्सेबल होंगे पीजीपी के अंदर। वो पता कौन से हमारे, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव। एक्सपोर्ट इंसेंटिव, एक्सपोर्ट इंसेंटिव ऐसे मत देखो जी। पीजीपी आपने एक बार पहले पढ़ा होगा जी, चाहे वो सेल्फ स्टडी किया हो, चाहे वो कहीं से भी कोचिंग ली हो, चाहे आपने मुझसे कोचिंग ली हो, एक बार आपने पहले पढ़ा होगा। आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, एक्सपोर्ट इंसेंटिव कौन कौन से होते हैं। याद करो, अपने क्लास में किया होगा सीसीएस, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट। एक होता है डीबीके, ड्यूटी ड्रॉबैक। एक होता है इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। एक होता है डीईपीबी, एक होता है डीएफआरसी। ये होता है ना, एक तो सीसीएस, डीबीके, आईईएल, डीईपीबी, डीएफआरसी। ये पांचों एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी आपको अगर मिलते हैं तो वो टैक्सेबल होते हैं पीजीपी हेड के अंदर। अब आपके मन में डाउट पता क्या चल रहा होगा, मुझसे पूछ लो मेरे बच्चा, मेरा नोनू, मेरे सोनू। आपके मन में डाउट ये चल रहा होगा, सर एक बार ना ये पांचों इंसेंटिव समझा दो, ये होते क्या हैं। वो ना हमें याद नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा धुंधला हो गया है, वो याद नहीं आ रहा। थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करवा दोगे थोड़ा और मजा आ जाएगा। टेंशन मत लो सर, टेंशन मत लो। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लगाता कोई। आपका मेरे से पहले का कोई नाता होगा, देख लो पिछले जन्मों का जो हम मिले हैं, ठीक है। और यूं ही नहीं दिल लगाता कोई, तभी आपका मुझसे प्यार है, मुझको आपसे प्यार है। मेरे को आपको देख के मोटिवेशन मिलता है, आपको मुझको देख के मोटिवेशन मिलता है। ऐसी दुनिया चल रही है जी। बस इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब ये पांचों इंसेंटिव होते क्या, वो सुना ध्यान से। सबसे पहला है सीसीएस, दैट इज कैश कंपनसेटरी सपोर्ट। ये क्या होता है? पहली बात तो ना ये समझो, एक्सपोर्ट इंसेंटिव होते क्या हैं। एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलते हैं एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर का मतलब क्या है कि जो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा ना, उसको एक्सपोर्ट करने पर हम इंसेंटिव देंगे। एक्सपोर्ट गवर्नमेंट क्यों बढ़ाना चाहती है? याद करो, मैंने क्लास में कहा था एक थंब रूल होता है, इंपोर्ट द गुड्स हायर द टैक्सेस, एक्सपोर्ट द गुड्स नोट द टैक्सेस। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ये बात कहती है जितने ज्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे ना, उस एक्सपोर्ट पर हम कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। रीजन, एक्सपोर्ट से फॉरेन रिजर्व इंडिया में आता है, और जितनी फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी उतना इंडिया ग्रो करेगा, इसलिए हम एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ, तो कहता सर ये सीसीएस क्या होता है? सीसीएस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये 2 पेन है, मेरे हाथ में ये 2 पेन है। ये पेन आया है मान लो बाहर से, चाइना से, और ये पेन मान लो इंडिया का है। ये पेन 15 रुपए का है, और इस पेन की कॉस्ट ही मान लो 15 रुपए आ रही है, और ये 15 रुपए का बिक रहा है।
तो गवर्नमेंट ने कहा भैया ये पेन चल रहा है, ये सारा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इसका पैसा बाहर जा रहा है, तुम अपना पेन क्यों नहीं बेच रहे? तो मैंने कहा सर मेरी कॉस्ट ही 15 रुपये आ रही है। कह रहे ऐसा करो 5 रुपये हम तुम्हें कंपनसेट कर रहे हैं, हम तुम्हें सब्सिडी दे रहे हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिया, मुझे कंपनसेट किया कैश में। क्यों? ताकि मेरी प्राइस भी इसके बराबर आए और ये प्राइस, ये मार्कर जो है, ये पेन जो है बिकना स्टार्ट हो जाए। मतलब गवर्नमेंट कह रही विवेक जितना हो सके तुझे ये पेन इंडिया से बाहर भेजना है, इंडिया का नाम रोशन करना है, हम तुझे कुछ कैश कंपनसेट करेंगे जिससे तेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, जिससे तुझे फायदा होगा। और जो ये तुझे कैश कंपनसेट हम करेंगे, ये तुझे बेनिफिट मिल रहा है, ये बेनिफिट तेरे हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर पीजीबीपी। अब एक बच्चा बोल पड़ा, कहता सर अब गवर्नमेंट ने 5 रुपए का बेनिफिट दिया और गवर्नमेंट कह रही है बेनिफिट है और फिर गवर्नमेंट कह रही है टैक्सेबल है, तो बेनिफिट मिला ही क्या? मैं कहा याद करो सैलरी के परक्विजिट वाला चैप्टर, मैंने वहां पर भी कहा था कि अगर बेनिफिट मिल रहा है और वो टैक्सेबल है, इट डजंट मीन गवर्नमेंट कह रही 5 रुपए वापिस दे दो। गवर्नमेंट कह रही 5 रुपए का तुम्हें बेनिफिट हुआ, उस 5 रुपए के ऊपर जो भी टैक्स बनेगा ना, बस वो टैक्स हमें पे कर दो, 5 रुपए तुम्हारे ही है। तो मेरी पूरी फैमिली बस ये बात ध्यान दे, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट या जो भी आपके एक्सपोर्ट इंसेंटिव हैं वो बेनिफिट तो हैं, उसके टैक्सेबल होने का मतलब ये नहीं है कि जो बेनिफिट मिला वो सारे वापस कर दो। इसका मतलब ये है कि उस बेनिफिट पर जो भी टैक्स बनेगा बस वो टैक्स हमें पे कर दो, बेनिफिट सारे तुम्हारे ही हैं। तो पहला क्या हो गया, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, कैश में कंपनसेट करना, ये सीसीएस आ गया। डीबी के क्या होता है, इसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ये होता क्या जी? ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब ये होता है, मान लो ये मार्कर मैं बाहर से इंपोर्ट करके आया, ये पेन मैं बाहर से इंपोर्ट करके आया, उस पर मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे की 5 रुपए, और ये मार्कर मैंने, ये पेन मैंने एज इट इज बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। अब जो मैंने इंपोर्ट पर 5 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी पे की, गवर्नमेंट कह रही है वो सारी ड्यूटी हम तुम्हें लौटा देंगे। वो सारी ड्यूटी जो तुमने इंपोर्ट पर पे की थी, वो सारी ड्यूटी हम तुम्हें वापस कर देंगे। कब? अगर तुमने मार्कर एक्सपोर्ट कर दिया। तो कमाल की बात देखो, एक्सपोर्ट करने पर क्या हुआ, मुझे फायदा क्या हुआ, जो इंपोर्ट पर मेरी ड्यूटी लगी थी वो सारी वापस मिल गई, उसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। और मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो मैंने इंपोर्ट पर 5 रुपए की ड्यूटी पे की थी, अगर मुझे वापस मिल जाएगी, मुझे फायदा होगा नहीं होगा? यस होगा, दैट इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। तो सीसीएस में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कंपनसेट कर रही है कैश में। डीबी के अंदर क्या हो रहा है कि अगर तुमने पहले कोई टैक्स पे किया था, फिर तुमने एक्सपोर्ट कर दिया, जो पहले वाला टैक्स होगा उसको वापस कर देंगे, उसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। और जिन बच्चों ने अभी कस्टम किया होगा उनको आइडिया होगा, उसमें चैप्टर है ड्यूटी ड्रॉबैक का, ये उसी की बात कर रहे हैं। और नहीं किया, जब कस्टम की रिवीजन कराऊंगा और क्लैरिटी होगी डीबी के होता क्या है। तो ये टर्म है कस्टम की, तो घबराना मत, उसमें सारा आपका पूरा डिटेल में आएगा। अभी बस इतना समझो कि डीबीके का मतलब होता है कि जो आपने पहले टैक्स पे किया होगा, अगर आपने सामान एक्सपोर्ट कर दिया, पहले वाला टैक्स का वापस मिल जाएगा, उसको बोलते हैं डीबीके। गवर्नमेंट करे टैक्सेबल है अंडर पीजीबीपी। फिर जो अगले बेनिफिट है ना, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक और ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। मैंने क्या बोला? इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक और ये है डीएफआरसी, ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। ये तीनों आपके होते क्या हैं वो सुना ध्यान से। गवर्नमेंट मेरे पास आई, गवर्नमेंट ने कहा विवेक एक बात बता, ये जो रिमोट है, ये ना बाहर बहुत महंगा बनता है और हम चाहते हैं तू इसे एक्सपोर्ट कर। तो मैंने कहा एक्सपोर्ट करके मुझे फायदा क्या होगा? कह रहे फायदा होगा तुझे। कह रहे अगर तू ये पूरे साल में 1 करोड़ रुपए की इसके एक्सपोर्ट करेगा, अगर तू पूरे साल में इस रिमोट की 1 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट करेगा ना, तो हम तेरे एक्सपोर्ट करने पर हम तुझे 10% का इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस देंगे, हम तुझे ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट देंगे, हम तुझे ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक देंगे। मगर आप मुझे जो भी कह रहे हो, लाइसेंस दोगे, पासबुक दोगे, सर्टिफिकेट दोगे, मैं करूंगा क्या उसका? कह रहे सुन तो सही पहले, कह रहे पहले तू एक्सपोर्ट तो कर। मैं कहा ठीक है। मैंने पूरे साल में एक्सपोर्ट कर दिया जी, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का एक्सपोर्ट किया, 10% का मुझे मिल गया लाइसेंस, मतलब 12 लाख रुपए का लाइसेंस मेरे हाथ में आ गया। अब जब ये 12 लाख रुपए का लाइसेंस मेरे हाथ में आया, मैं कह रही करूं क्या मैं इसका? कह रहे इसका तू पता क्या करेगा, तू 12 लाख रुपए तक का अगर कोई भी गुड्स इंपोर्ट करेगा, उस पर तुझे इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी। जाओ और बता। मतलब तेरे एक्सपोर्ट करने पर हम तुझे बेनिफिट दे रहे हैं, तेरी इंपोर्ट एग्जम्प्ट कर रहे हैं। लाइसेंस, एंटाइटलमेंट पासबुक और ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, इन तीनों का एक काम होता है, एक्सपोर्ट करने पर इंपोर्ट एग्जम्प्ट करवाना।
अब मुझे पता है एक बच्चा क्या सोच रहा है, कह रहा है मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भाई, एक्सपोर्ट करने पर अगर गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया और इंपोर्ट ड्यूटी एग्जम्प्ट हो गई, जो लोग इंपोर्ट ही नहीं करते होंगे उनको फायदा क्या होता होगा? तो गवर्नमेंट कहती है तुम इंपोर्ट नहीं करते ना, तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम किसी को ट्रांसफर कर दो, उसका फायदा हो जाएगा और तुम उससे पैसे चार्ज कर लेना। और जो तुम पैसे चार्ज करोगे, जो तुम्हें इसकी सेल पर इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट या ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, इनकी ट्रांसफर पर जो तुम्हें प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट टैक्सेबल होगा अंडर पीजीबीपी के अंदर। अच्छा, मतलब या तो मैं खुद यूज कर लूं या मैं ट्रांसफर कर दूं, और ट्रांसफर करने पर जो मुझे प्रॉफिट होगा वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के अंदर। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो जाते जाते मेरी फैमिली का बच्चा भी ये सुन के जाएगा जी, पीजीपी के चैप्टर में क्या क्या टैक्सेबल होगा। सबसे पहला, हरी दोबारा बोलो, सबसे पहला क्या टैक्सेबल होगा, जल्दी बोलो। सबसे पहला क्या टैक्सेबल होगा? एक तो बिजनेस की इनकम टैक्सेबल होगी, प्रोफेशन की इनकम टैक्सेबल होगी। दूसरा टैक्सेबल क्या होगा जी? एक्सपोर्ट इंसेंटिव टैक्सेबल होंगे। कौन कौन से? सीसीएस, बोलते रहो सर क्या क्या टैक्सेबल होगा? सीसीएस, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस हो गया, और ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट हो गया, और ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक हो गया। ये पांचों एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो हैं वो आपके टैक्सेबल होंगे अंडर हेड पीजीबीपी। बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। देखो जी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीईपीबी ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, और ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, ये आपके बेनिफिट जो हैं ये टैक्सेबल हो जाएंगे पीजीपी के अंदर। बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एक दो पॉइंट और भी, चलो, अगर ड्यूरिंग द बिजनेस प्रोफेशन कोई भी गिफ्ट मिल रहा है आपको, कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई परक्यूसिट मिल रहा है आपके हाथ में, वो भी टैक्सेबल होगा। इसमें सैलरी में 5,000 रुपये की लिमिट थी, अदर सोर्स में गिफ्ट की 50,000 रुपये की लिमिट थी, बिजनेस में कोई लिमिट नहीं होती। बच्चा कहता है सर मतलब फिर हम आपको गिफ्ट ना दें? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आप मुझे गिफ्ट दे सकते हो, और गिफ्ट में पता है मैं क्या लूँगा, मेरे को क्या पसंद है, बस आपका रिजल्ट पास आना चाहिए, ठीक है। आपके पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, आपके मम्मी पापा के मेरे पास ऑडियो नोट आना चाहिए कि बच्चा आज हमारा पास हो गया, और उनका थैंक यू मैसेज मेरे पास, मतलब थैंक यू तो ना बोले मुझे, मैं नहीं चाहता बड़े लोग मुझे थैंक यू बोले, बस ये आ जाए कि ब्लेसिंग हमारी है कि आपके वजह से हमारा बच्चा पास हो गया, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया दिन होगा जी। ये मेरे लिए गिफ्ट है, मेरे लिए और कुछ नहीं है जी, ठीक है जी। तो बस इतनी बात ध्यान देना कि अगर कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई बेनिफिट मिलेगा ड्यूरिंग बिजनेस प्रोफेशन विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट, बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आपका ये पॉइंट निकल के आ गया। तो 1 2 3 4 और ये 6, ये पॉइंट आज हमने कंप्लीट किए हैं। बाकी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे इंटरलिंक करते हैं, आगे आने के बाद उसको भी हम समझ नहीं पाएंगे। और खुद पढ़ने की भी कोशिश भी मत करना, खुद पढ़ने की कोशिश भी मत करना। आपने बस एक काम करना है, कल क्या करके आना है जी, मतलब परसों की रिवीजन क्लास से पहले क्या करके आना है। परसों की रिवीजन क्लास से पहले सुन लो, एक तो ये सेक्शन जो आपका है ये वाला 29, एक तो ये आप रीड करके आओगे, 29 आप रीड करके आओगे जी। उसके बाद ये 30 और 31, ये सेक्शन ऐसे डायग्राम पूरा दिया हुआ है, डायग्राम एक आप ये रीड करके आओगे, और सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन का एक बार ये भी रीड करके आओगे। मैंने होमवर्क क्या दिया है, 29 30 31 और 32 एक बार आपने ये रीड करके आना है। इसकी फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे को जी, ठीक है। मेरे 4 लेक्चर लगें या 5 लेक्चर लगें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ कम से कम ये सेटिस्फेक्शन हो कि रिवीजन क्लास के बाद ना हमारी रिवीजन बढ़िया तरीके से हो गई जी, ठीक है जी। और बाकी बस तो अब ध्यान रखना 8:30 बजे हमारा सेशन है जी, आज 8:30 बजे हमारा सेशन है कैपिटल गेन के रिवीजन, सॉरी कैपिटल गेन के रिवीजन कह रहा हूँ, कैपिटल गेन के डाउट्स, ठीक है जी, कैपिटल गेन के डाउट्स। और बाकी बस, बाकी जितने बच्चे बैठे हैं सामने मेरे, और थैंक यू सो मच, उनको थैंक यू फिर बोलता हूँ इतना प्यार देने के लिए। और खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे 8:30 बजे लाइव, और फिर जीएसटी की रिवीजन भी आने वाली है, मज़ा आएगा। ओ माय गॉड, टेंशन मत लो सर, जून के एंड तक आपको पूरे कपड़े ऐसे मतलब ना एक फौजी की तरह तैयार कर दूंगा कि सर तैयार हैं, अब पेपर कहीं से आ जाए। इनकम टैक्स भी हमारी नस नस में है, जीएसटी भी है, कस्टम भी है, एमसीक्यूज भी हैं, अब मेरे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। तो 1 महीना मेरा और रह गया आपके साथ, ऐसा नहीं जुलाई में मैं आना बंद हो जाऊंगा, ना ना ना, आपका साथ तो कभी नहीं छोड़ूंगा। बट ये है 30 जून का टारगेट लेके चल रहे हैं कि पूरा कंप्लीट हम तैयार हो जाएं पूरे टैक्स की रिवीजन के साथ, उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के साथ जी, ठीक है। और जो रेगुलर बैच वाले बच्चे ध्यान रखना सर, आपने पहले काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है जी, ठीक है। और अगर अब आपने गलती कर दी ना फिर देखना, और इवन सारे बच्चे मेरी फैमिली के, कहता हूँ सारे बच्चे, कोई बच्चा गलती नहीं करके आएगा जी, ठीक है। चलो जी फिर
बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास मेरी वेडनेसडे को 8:30 बजे भी करेंगे कैप्लिगन के डाउट्स के साथ। जो बच्चे डाउट्स लेने आते हैं मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर हम मिलेंगे वेडनेसडे को सेम टाइम 7 बजे पूरी फैमिली के साथ पीजीपी की रिवीजन करेंगे, रिवीजन क्लास नंबर 2। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। और अगर अच्छी लगे तो ठोक दो लाइक ठोक दो और शेयर करो हर बच्चे के साथ, और इस फैमिली को फटाफट से 1 लाख की फैमिली बनाओ जी। मेरा और आपका दोनों का ड्रीम है कि हमारी फैमिली 1 लाख की, और वो अब आपके ऊपर है। और वो कैसे है, हर बच्चे के पास ये चैनल होना चाहिए कि यार इस पे रिवीजन क्लास जरूर देखनी है, पक्का पक्का देखनी है, तब ये चैनल बहुत जल्दी बढ़ेगा जी। क्योंकि मेरे को वो बोलना नहीं आता बार बार ये प्रेस बेल आइकन या ये सब्सक्राइब वाला, अब वो आपको पता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी फैमिली के साथ आपको बढ़ाना है, ताकि मुझे भी प्राउड फील हो कि मेरे बच्चे वाकई साथ देते हैं मेरा। ठीक है, और हम मिलके, मतलब जिस दिन हमारे 1 लाख हो, हम मिलके खुशी जाहिर करें। मैं भी लाइव आऊंगा, आप सब भी लाइव बैठोगे और खुशी जाहिर करेंगे कि देखो हमारा चैनल आज उस मुकाम पे है कि वाकई हमने कमाल किया है। ठीक है, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, वंस अगेन जय हिंद जी, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो जी, खुश रहो, हंसते रहो, जगमगाते रहो, बाय बाय।